अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वक़ार अहमद पंवर है। जैसे कि मैं आप लोगों को कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ाता हूँ और कानून शहादत ऑर्डर जो है वो जाहिद अली सेठो साहब का था सब्जेक्ट, लेकिन उनकी तबीयत आज सही नहीं है, तो लेक्चर देने के लिए मैं आया हूँ। और आज जाहिद अली सेठो साहब ने मुझे पूरी अपनी प्रेजेंटेशन बना के दी है कि ये वो लेक्चर देंगे। तो आज का जो लेक्चर है, लेक्चर 1 कानून शहादत पे, वो आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 17 तक है। आर्टिकल 1 से लेके 17 तक जो भी चीज़ें हैं, जो भी बातें हैं, वो सब अब आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। कंप्लाइंस हो गया, नंबर ऑफ विटनेस हो गया, कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस हो गई, प्रिविलेज कम्युनिकेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया। ये सब जो भी चीज़ें हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। और आज का जो लेक्चर है कानून शहादत का, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं सवालों में से ज़्यादातर सवाल आते हैं पेपर में। तो आज का लेक्चर जो है वो गौर से सुनिएगा, कोई चीज़ मिस नहीं कीजिएगा और सबसे शेयर भी कीजिएगा। जो जो जुडिशियल एस्पिरेंट्स हैं उनसे भी शेयर कीजिएगा। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं जी। तो सबसे पहले जो हमारे पास है वो आर्टिकल 2 इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस। इंटरप्रिटेशन क्लॉजेज में जो सबसे पहली डेफिनेशन जो है वो है कोर्ट। कोर्ट जो है उसकी जो डेफिनेशन बेयर एक्ट रीडिंग में है, कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेस, मैजिस्ट्रेट्स एंड ऑल पर्सन्स लीगली अथोराइज्ड टू टेक एविडेंस एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स। मतलब कि कोर्ट में वो बंदे आते हैं लॉ ऑफ एविडेंस के तहत, जहाँ पे भी कोर्ट लफ्ज़ इस्तेमाल होगा तो इन बंदों को समझा जाएगा, जजेस, मैजिस्ट्रेट्स, या कोई भी ऐसा बंदा जिसको लीगली अथोराइज किया गया है कि वो एविडेंस रिकॉर्ड कर सके। लेकिन आर्बिट्रेटर्स जो है वो कोर्ट में नहीं आएंगे, क्योंकि कानून शहादत जो है वो आर्बिट्रेशन पे अप्लाई नहीं होता। कानून शहादत जो है वो आर्बिट्रेशन पे अप्लाई नहीं होता, ये बात याद रखनी है। सेकंड जो डेफिनेशन हमारे पास है वो है डॉक्यूमेंट। एनी मैटर expressed or described upon any substance by means of letters, figures, or marks intended to be used for the purpose of recording of that matter। डॉक्यूमेंट का मतलब ये है कि कोई भी मैटर आप किसी भी चीज़ पे, किसी भी मटेरियल पे आप लिखें जो कि एविडेंस में पेश हो सके, या एविडेंस में जो है काबिल कबूल हो सके, उस चीज़ को हम क्या कहेंगे? डॉक्यूमेंट कहेंगे। जस्ट लाइक किसी पत्थर पे आप कोई चीज़ लिख लें, किसी लकड़ी पे आप कोई चीज़ लिख लें, किसी दीवार पे आप कोई चीज़ लिख लें, किसी पेपर पे आप कोई चीज़ लिख लें, तो ये सब चीज़ें क्या होंगी? डॉक्यूमेंट में आएंगी, क्योंकि ये सब एविडेंस में जो है यूज़ हो सकती हैं। एविडेंस आर स्टेटमेंट्स which are made by witnesses in court to prove or disprove any fact. Verbal statements are called as oral evidence, and when a document is produced in court, such evidence is called as documentary evidence। एविडेंस का मतलब ये है कि जो भी गवाह हैं, विटनेसेस हैं, वो कोई भी स्टेटमेंट कोर्ट में आके दें और उस स्टेटमेंट से वो कोई चीज़ प्रूव करने की कोशिश करें या कोई चीज़ डिसप्रूव करने की कोशिश करें, तो उसे हम क्या कहेंगे? उन स्टेटमेंट्स को हम क्या कहेंगे? एविडेंस। एविडेंस के दो किस्म हैं। देर आर टू काइंड्स ऑफ एविडेंस। ओरल एविडेंस जो ज़बानी बयान की जाए, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कि हम कोई डॉक्यूमेंट कोर्ट को पेश करें और कोर्ट जो है उस डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करे और एविडेंस में काबिल या कबूल करे, उसको हम क्या कहेंगे? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। फैक्ट एनीथिंग, state of things or relation of things capable of being perceived
by senses and mental condition of which any person is conscious। मतलब कि इंसान का जो सेंस है, दिमाग है, वो किसी चीज़ के होने का तसव्वुर करे, उस चीज़ को हम क्या कहेंगे? फैक्ट। फलां बंदा एक जगह से दूसरी जगह गया, हमने तसव्वुर किया, हमने देखा, हमने परसीव किया, तो हम इसको क्या कहेंगे? फैक्ट है। ये मतलब कि एक चीज़ का होना या ना होना, उसके तसव्वुर का होना या ना होना, उसको हम क्या कहते हैं? फैक्ट कहते हैं। आर्टिकल 3, हु may testify। All persons shall be competent to testify who shall understand the questions put to them, or to such questions he may give rational answers। मतलब कि जो भी बंदा विटनेस बनने के लिए कोर्ट में आया है और कोर्ट में उससे कोई भी सवाल किया जा रहा है, अगर वो उस सवाल को समझ सकता है या उसके सही से रेशनल मतलब काबिल कबूल जवाब दे सकता है, तो उसको हम कॉम्पिटेंट विटनेस कहेंगे। फिर भले उसकी कोई भी एज हो, बूढ़ा हो, छोटा बच्चा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ मेन बात क्या है कि उसको सवाल समझ में आना चाहिए और वो सही जवाब दे सके, तो फिर वो क्या होगा? टेस्टिफाई करने के लिए कॉम्पिटेंट विटनेस होगा, गवाही देने के लिए वो कॉम्पिटेंट विटनेस होगा। A person shall not be competent to testify if he has been convicted by a court for perjury or giving false evidence, but if for such person court is satisfied that he has repented and mended his ways। मतलब कि एक बंदा है जिसने पहले ही कोर्ट में झूठी गवाही दी है और उसको जो है सज़ा हो चुकी है। सेक्शन 191, 192, 193 जो है पाकिस्तान पिनल कोड फॉल्स एविडेंस से डील करते हैं। अगर उसको सज़ा हो चुकी है तो फिर वो कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं है। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि उसने जो है वो झूठी गवाही देना छोड़ दी है, उसने जो है अपना तरीक़ेकार बदल दिया है, वो सही हो गया है, नेक हो गया है, सच बोलने लग गया है, तो फिर जो है वो बंदा कॉम्पिटेंट हो सकता है और वो कोर्ट में गवाही दे सकता है। कोर्ट शैल डिटरमाइन द कॉम्पिटेंस ऑफ विटनेस इन अकॉर्डेंस विद द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय इंजक्शंस ऑफ इस्लाम। जो भी विटनेस होगा उसकी कॉम्पिटेंसी जो है वो कोर्ट इस्लाम की टीचिंग्स के हिसाब से डिसाइड करेगी। मतलब कि जैसी क्वालिफिकेशंस इस्लाम में बताई गई हैं वही एक गवाह की होना लाजमी है। आर्टिकल 4, जजेस एंड मैजिस्ट्रेट्स। नो जज और मैजिस्ट्रेट shall be compelled to answer questions as to his conduct in court as a judge or magistrate। अगर कोई भी जज है या मैजिस्ट्रेट है और ने कोई भी कंडक्ट किया है या उसके सामने कोई बात आई है जब वो कोर्ट में बैठा हुआ है और एज अ जज अपनी ड्यूटी जो है सरअंजाम दे रहा है, तो फिर उससे कोई भी बंदा ये नहीं पूछ सकता कि आपके सामने ये बात हुई है या आपने देखी है, आप कोर्ट में बैठे हुए थे। वो उसको कोई भी बंदा कंपेल नहीं कर सकता। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। अगर उस जज या मैजिस्ट्रेट का जो सीनियर है, मतलब उसकी जो सुपीरियर कोर्ट है, अगर मैजिस्ट्रेट है तो उसकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो डिस्ट्रिक्ट जज जो है उसकी जो हाई कोर्ट का जस्टिस है तो सुप्रीम कोर्ट। मतलब कि ये जो है उनसे सवाल कर सकते हैं, उनको बुला सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं कि आप आएँ कोर्ट में और हमें गवाही दें कि आपके सामने क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। मतलब सुपीरियर कोर्ट जो है वो उनको बुला सकती है, उनको कंपेल कर सकती है और गवाही ले सकती है। बाकी कोई बंदा नहीं कुछ भी उनसे कंपेल कर सकता, कुछ भी नहीं पूछ सकता जो उनके एज ए जज ड्यूटी परफॉर्म करने के दौरान उनके सामने हुआ था। ये था हमारा आर्टिकल 4।
Article 5 Communication during marriage. A person cannot be compelled to disclose any communication made to him or her during the marriage by any person to whom he or she is or has been married. He will not be permitted to disclose any such communication unless the person who made it or his representative in interest consents to do so. इसमें कहता है कि अगर किसी बंदे की शादी हुई है या किसी औरत की शादी हुई है तो फिर वो दोनों जो हैं वो मियाँ या बीवी एक दूसरे से जो उन लोगों ने कम्युनिकेशन की थी दौरान शादी, तो वो किसी को भी किसी के सामने भी किसी कोर्ट में भी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, ना ही उनको कोई ज़बरदस्ती करेगा कि वो जो उनकी कम्युनिकेशन हुई थी शादी के दौरान वो डिस्क्लोज करें। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, इन सूट्स बिटवीन मैरिड पर्सन्स, अगर दोनों शादीशुदा हैं, एक दूसरे से शादी की हुई है और वो कोई एक बंदा जो है उनमें से दूसरे के खिलाफ सूट फाइल करता है और वो जो है दूसरे पे इल्ज़ाम लगाता है या कंसेंट देता है, तो फिर एक्सेप्शन है कि वो जो कम्युनिकेशन हुई है वो डिस्क्लोज करें। आर्टिकल 6 एविडेंस एज टू अफेयर्स ऑफ स्टेट। कोई भी बंदा जो है अगर किसी पब्लिक सर्वेंट है, कोई पब्लिक सर्वेंट है और वो किसी डिपार्टमेंट में है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है, तो उसको कोई भी बंदा कंपेल नहीं कर सकता कि वो ऐसे किसी रिकॉर्ड पे या ऑफिशियल रिकॉर्ड अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड पे आके एविडेंस दे जो कि अभी तक पब्लिश नहीं हुआ। मतलब अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड पे कोई भी बंदा गवाही नहीं दे सकता या किसी भी बंदे से कोई बंदा वो ऑफिशियल रिकॉर्ड मंगवा नहीं सकता। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, वो ये एक्सेप्शन है कि उस डिपार्टमेंट का जो हेड होगा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो होगा, अगर वो परमिशन दे रहा है तो फिर जो है अनपब्लिश ऑफिशियल रिकॉर्ड जो होंगे वो भी आप डिस्क्लोज कर सकते हैं। ये आर्टिकल 6 में बताया गया है, एविडेंस इज टू अफेयर्स ऑफ स्टेट में। आर्टिकल 7 ऑफिशियल कम्युनिकेशन, इसमें कहता है कि कोई भी पब्लिक ऑफिसर जो है उसको कोई भी बंदा जो है वो कंपेल नहीं कर सकता कि आपकी जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन हुई है, जो आपकी ऑफिशियल मीटिंग हुई है उसमें जो आपने बात की है या जो भी चीज़ें हुई है वो आप डिस्क्लोज करें। और उनसे जो है पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो सफ़र अगर होगी तो फिर वो उन चीज़ों को डिस्क्लोज नहीं करेगा, अदरवाइज डिस्क्लोज कर सकता है इन एविडेंस। लेकिन अगर पब्लिक इंटरेस्ट का मसला है तो फिर कभी भी उनको डिस्क्लोज नहीं करेगा, ना ही कोई बंदा उसको कंपेल कर सकता है कि वो उन चीज़ों को डिस्क्लोज करे। आर्टिकल 8 इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंसेस। अगर कोई मैजिस्ट्रेट है या पुलिस ऑफिसर है या रिवेन्यू ऑफिसर है जिसको कोई बंदा आके इंफॉर्मेशन देता है कि फ़लाँ जगह पे फ़लाँ ऑफेंस हुआ है, तो फिर जो है वो मैजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर या रिवेन्यू ऑफिसर जो है वो उसके कहने पे जो है इन्वेस्टिगेशन करेंगे। लेकिन उनको जिस बंदे ने इंफॉर्मेशन दी है या जिस वक्त इंफॉर्मेशन दी गई है वो बात जो है किसी उस बंदे का नाम या इंफॉर्मेशन का टाइम या ऐसी कोई भी चीज़ जो कि स्पाई की हो वो कोई भी डिस्क्लोज नहीं करवा सकता। जस्ट लाइक स्पाई इंफॉर्मेशन होती है, हम नारकोटिक्स केसेस में ज़्यादातर देखते हैं कि कोर्ट में पुलिस लिखती है या एफआईआर लिखती है कि कहते हैं कि मुखबिर खास ने मुझे ये कहा, इतला दी कि फ़लाँ जगह पे जो है वो चर्च की स्मगलिंग हो रही है, तो मुखबिर खास का कभी नहीं पूछा जाता। इवन क्रॉस एग्जामिनेशन में भी नहीं सवाल किया जाता कि मुखबिर खास कौन है, आपने उसका नाम क्यों नहीं बताया, उसका चेहरा क्यों नहीं बताया, क्योंकि ये आर्टिकल 8 में जो है उसे प्रिविलेज दी गई है कि आप मुखबिर खास की जो बात है वो कभी भी डिस्क्लोज ना करें, स्पाई इंफॉर्मेशन जो है वो आप डिस्क्लोज ना करें।
आर्टिकल 9 प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। A barrister, attorney, pleader और वकील कैन नॉट डिस्क्लोज विदाउट क्लाइंट कंसेंट। कोई भी बैरिस्टर, अटॉर्नी, प्लीडर या वकील जो है वो फलां चीज़ें जो हैं वो डिस्क्लोज नहीं करेगा अपने क्लाइंट की कंसेंट के बगैर। एनी कम्युनिकेशन मेड टू हिम इन द कोर्स एंड फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर उसकी जो है क्लाइंटेशन मतलब केस की एम्प्लॉयमेंट जो है उसके दौरान या उसके हवाले से कोई भी क्लाइंट ने उसको बात बताई है तो वो डिस्क्लोज नहीं करेगा। जस्ट लाइक कोई क्लाइंट आया है आपके पास कोई केस लेके, तो उसकी केस की जो इन्फॉर्मेशन उसने आपको क्लाइंट ने दी है वो आप कभी भी डिस्क्लोज नहीं करोगे। The consents or conditions of any document with which he became acquainted in the course and for purpose of his employment। मतलब कि केस के हवाले से आपको आपके क्लाइंट ने कोई भी डॉक्यूमेंट अगर दिया है तो फिर आप जो है वो डॉक्यूमेंट भी किसी को भी डिस्क्लोज नहीं करोगे। एनी एडवाइस गिवन बाय हिम टू हिज क्लाइंट, जो वकील ने अपने क्लाइंट को एडवाइस दी है वो भी वकील किसी बंदे के सामने डिस्क्लोज नहीं करेगा। लेकिन इस आर्टिकल पे भी एक्सेप्शंस हैं। Such protection from disclosure does not extend to any communication made in furtherance of any illegal purpose, any fact observed by him in the course of employment showing that a crime or fraud has been committed since the commencement of his employment। अगर वकील को लगता है कि उसका जो क्लाइंट है वो आगे जाके कोई गलत काम करने वाला है, इलीगल काम करने वाला है, तो फिर वो एविडेंस दे सकता है, उससे बात जो है डिस्क्लोज कर सकता है, किसी और को बता सकता है, पुलिस को बता सकता है कि ये मेरा जो क्लाइंट है वो कोई क्राइम करने जा रहा है। या अगर वकील को लगता है कि इसने कोई जुर्म किया है और उसको पक्का यकीन है कि इसने जुर्म किया है और इसके पास एविडेंस है, तो फिर वो तब भी डिस्क्लोज कर सकता है। ये आर्टिकल 9 में वकीलों के बारे में बताया गया है। ये हम सब पे अप्लाई होता है, हम सबको ये मालूम होना चाहिए। काफ़ी वकीलों को नहीं पता कि प्रोफेशनल कम्युनिकेशन क्या है। आज आप लोगों ने प्रोफेशनल कम्युनिकेशन पढ़ लिया है और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन पे अमल भी करना है, क्योंकि एज ए प्रोफेशनल लॉयर आपको अपने क्लाइंट के साथ हमेशा ईमानदारी दिखानी है, उसकी कोई बात डिस्क्लोज नहीं करनी किसी के साथ भी। आगे चलते हैं आर्टिकल 9 पे, सॉरी आर्टिकल 10 पे चलते हैं। आर्टिकल 10 जो है वो कहता है कि आर्टिकल 9 टू अप्लाई टू इंटरप्रेटर्स, मतलब कि जो आपके वकीलों के कोर्ट क्लार्क्स जो होते हैं, मुंशी जो होते हैं, उन पे भी जो है आर्टिकल 9 अप्लाई होता है। अगर आपके मुंशी ने कोई बात सुन ली जब आपके पास क्लाइंट आया था, या आपका मुंशी जो है केस बना रहा था, कोर्ट क्लार्क जो है आपका वो केस बना रहा था, डॉक्यूमेंट तैयार कर रहा था, तो उसके सामने जो भी बातें आई होंगी वो डिस्क्लोज नहीं करेगा किसी के सामने भी। आर्टिकल 11 प्रिविलेज नॉट वेव्ड बाय वॉलंटरी एविडेंस। अगर एक कोई पार्टी है जो कि खुद आके अपने बारे में, अपने केस के बारे में गवाही दे रही है, तो इससे ये साबित नहीं होता कि उसने जो है वो अपने वकील को जो है कंसेंट दे दिए, वकील भी आके डिस्क्लोज कर दे कोई बात। वकील की प्रोफेशनल कम्युनिकेशन वही रहेगी जो उसकी थी, वो कभी डिस्क्लोज नहीं करेगा। लेकिन अगर वो वकील को बुलाता है एविडेंस के लिए और वकील से उस हिसाब से सवाल करता है, तो फिर वकील जो है डिस्क्लोज कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। मतलब कि जब आप किसी को विटनेस बुलाओगे तो उससे जिस हिसाब से सवाल करोगे वो उस हिसाब से डिस्क्लोज करेगा, उसके अलावा डिस्क्लोज नहीं करेगा। आर्टिकल 12 कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन विथ लीगल एडवाइजर्स। कोई भी बंदा है जिसने किसी वकील को केस दिया है, उसका कोई वकील है और उसने अपने वकील के साथ कोई भी कम्युनिकेशन की है, तो उससे कंपेल नहीं किया जा सकता, या उसको जो है ज़बरदस्ती नहीं कहा जा सकता कि आप जो है आपने जो अपने वकील के साथ बात की है, कम्युनिकेशन की है, वो डिस्क्लोज करें तब तक जब तक वो खुद को एज अ विटनेस
पेश ना करे कोर्ट में और विटनेस पेश होगा तो उससे सवाल किया जाएगा, क्रॉस एग्जामिनेशन की जाएगी, उस क्रॉस एग्जामिनेशन में वो जवाब दे सकता है, उसको कंपेल किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 13 एंड 14 ये दोनों जो हैं विटनेस पे अप्लाई होते हैं कि विटनेस को जो है वो अगर कोई सूट है उसमें कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो जो डॉक्यूमेंट्स पेश करे। कब? आर्टिकल 13 में जो कहा गया है, हिज टाइटल डीड और एनी डॉक्यूमेंट्स विच माइट टेंड टू क्रिमिनेट हिम अनलेस ही हैज एग्रीड इन राइटिंग टू प्रोड्यूस। अगर उसने एग्री किया है कि मैं आपको एविडेंस में पेश करूंगा फलां डॉक्यूमेंट, तो फिर वो पेश करेगा, वरना अगर उसको लगता है कि पेश करने से उस पर कोई क्रिमिनल चार्जेस आ सकते हैं, क्रिमिनल चार्ज आ सकता है, तो फिर वो जो है पेश नहीं करेगा, उसको कंपेल नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 14 में क्या कहता है? डॉक्यूमेंट इन हिज पोजीशन विच एनी अदर पर्सन वुड बी एंटाइटल्ड टू रिफ्यूज टू प्रोड्यूस दे वर इन हिज पोजीशन। जो एक विटनेस के पास, एक बंदे के पास डॉक्यूमेंट मौजूद हैं, अगर वो दूसरे बंदे के पास जो उनका असली ओनर है उसके पास होते और अगर उससे डॉक्यूमेंट मंगवाए जाते, वो मना कर देता, अगर उस बंदे को लगता है तो वो मना कर देता, जो ओनर है असली वो मना कर देता, तो फिर वो जो बंदा है जिसके पास अभी पोजीशन में है वो नहीं देगा तब तक जब तक उसको ना लगे कि अगर असली मालिक के पास होते वो भी एविडेंस में पेश करता तब तक। आर्टिकल 15 विटनेस नॉट एक्सक्यूज फ्रॉम आंसरिंग ऑन ग्राउंड डेट आंसर विल क्रिमिनेट। A witness cannot be excused from answering any relevant question upon the ground that the answer will tend to criminate him or to expose him to a penalty of forfeiture। कोई विटनेस ये नहीं कह सकता कि वो अगर किसी सवाल का जवाब देगा तो उस पर जो है क्रिमिनल चार्जेस या उस पर जो है वो क्रिमिनल हो सकता है, उस पर क्रिमिनल ऑफेंस लग सकता है या उस पर जो है पेनल्टी लग सकती है। इन बातों पे वो गवाही देना नहीं छोड़ेगा, उसको गवाही देनी पड़ेगी। बट सच आंसर कैन नॉट सब्जेक्ट हिम टू अरेस्ट और प्रोसिक्यूशन और बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग एक्सेप्ट प्रोसिक्यूशन फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंस। लेकिन अगर वो जवाब देगा तो उस पर कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगेंगे, उस पर कोई केस नहीं चलेगा। लेकिन अगर उसने गलत गवाही दी है तो फिर उस पर केस चल सकता है, गलत गवाही देने का, गिविंग फॉल्स एविडेंस का केस चल सकता है, वरना कुछ भी उसको क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगेंगे। आर्टिकल 16 A compliance and a compliance shall be a competent witness against an accused person except in the case of an offense punishable with had and a conviction is not illegal merely because it proceed upon the uncorroborated testimony of an accomplice। accomplice मतलब कि अपने ही को अक्यूज के खिलाफ आप गवाही दो। accomplice का जो एविडेंस है वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में प्रूव हो सकता है, इस पे जो है आर्टिकल 43 भी डील करता है। लेकिन जो है accomplice जो है हुदूद केसेस में अप्लाई नहीं होता, ये याद रखिएगा। accomplice जो है वो हुदूद केसेस में अप्लाई नहीं होता। आर्टिकल 17 कॉम्पिटेंस एंड नंबर ऑफ विटनेसेस। जो नंबर ऑफ विटनेसेस हैं वो इस्लाम ने कुरान और सुन्नत के हिसाब से जो बताए हैं वो ही काबिल कबूल होंगे। लेकिन अगर कोई भी फिनेंशियल या फ्यूचर ऑब्लिगेशन का मसला है उसमें हमेशा 2 मर्द गवाह चाहिए होंगे या 4 औरतों की गवाही चाहिए होगी। फ्यूचर ऑब्लिगेशन या फिनेंशियल ऑब्लिगेशन में जो है वो 2 औरतें 1 मर्द के बराबर होती हैं, इसीलिए क्या मतलब 2 मर्द चाहिए होंगे या 4 औरतें गवाही चाहिए होंगी, ताकि वो जो है दूसरे की गवाही पे आ सकें कि भाई इसने हाँ बिल्कुल ये बात कही थी। जस्ट लाइक हम मैरिज करते, शादी करते हैं तो 2 गवाह लाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, टेस्टिफाई करते हैं, 2 गवाह लाते हैं, कभी भी कोई भी टेनेंसी एग्रीमेंट करते हैं 2 गवाह लाते हैं। तो इसी हिसाब से जब भी कभी भी आप अटेस्ट से कोई डॉक्यूमेंट लाएंगे, फ्यूचर ऑब्लिगेशन का हो या फिनेंशियल ऑब्लिगेशन का हो, तो उसमें आप 2 गवाह लाएंगे अगर मर्द है। अगर औरतें हैं तो 4 होंगी औरतें।
अगर एक मर्द है तो उसके साथ 2 औरतें भी होंगी। लेकिन बाकी जो भी केसेस हैं, कोई भी मसला है, उसमें जितने भी विटनेस होंगे काबिल कबूल है। जस्ट लाइक अगर कोई क्रिमिनल केस है उसमें एक गवाह है जो कि सिर्फ कंप्लेनेंट है, तो वो भी काबिल कबूल है। अगर 2 गवाह हैं वो भी काबिल कबूल है, 3 है 3 भी काबिल कबूल है। बाकी जो फिनेंशियल फ्यूचर ऑब्लिगेशन के अलावा कोई भी मसला है, उसमें जितने भी गवाह होंगे काबिल कबूल होंगे। ये था आज का हमारा लेक्चर कानून शहादत पे। लेक्चर ख़त्म होने से पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता चलूँ कि काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि फ्री लीगल एजुकेशन सब हासिल कर सकें, सबकी मदद हो सके और सब जो हैं वो अपने ख्वाब पूरे कर सकें जुडिशरी में अप्लाई करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।